नमस्कार, rocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी हाल में आपने देखा होगा बहुत सारी तरह-तरह की खबरें अर्थव्यवस्था को लेकर आ रही हैं, अडानी को लेकर आ रही हैं, तरह-तरह की आ रही हैं। बहुत सारा रिसर्च करके लाता हूं, समझ के आपके पास लेके आता हूं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी-बड़ी चीज़ें अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो अच्छा रहेगा। और आज के समय सोशल मीडिया पे जानकारियों के मामले में जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट दिखाई देते हैं, वो हैं फॉर्च्यून इंडिया के राजीव रंजन सिंह। मैंने उनसे कहा कि आप आइए और वो हमारे चैनल पर आज मेहमान हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है, ये पूरा अडानी कांड, बैंकों के डूबने और बहुत सारी चीज़ों के बीच में। आपका स्वागत है राजीव जी। पहला वीडियो है आपका नॉकिंग न्यूज़ पे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी, अच्छा लगा आप हमारे साथ हैं। और राजीव जी, एक चीज़ है कि अडानी साहब की कंपनियों को लेकर अभी तक बहुत कुछ आया, उनका शेयर मार्केट लुढ़का, उस ज़मीन तक गए, अब वापस फिर थोड़ा सँभलने लग गए। लेकिन जो चीज़ें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आई थी, उनके बाद से आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आया, क्या सुधरा? और अगर नहीं सुधरा और लगातार नए-नए खुलासे हुए, उसके बाद 10 खुलासे हो चुके हैं, तो ये इसको क्या समझें कि अब सब ठीक है, हाल-चाल ठीक-ठाक है क्योंकि शेयर ठीक-ठाक हो गया, या हाल-चाल ठीक-ठाक नहीं है? आपके प्रश्न में 3 अलग-अलग प्रश्न हैं, जो मुझे समझ में आया। एक, आपने ये सवाल पूछा कि भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उसका ग्रुप के ऊपर में क्या असर पड़ा है। दूसरा आपका सवाल है कि भाई इसके कारण क्या फर्क आया, मतलब कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। और तीसरा, आपने जनरलाइज इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करके बात किया है। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला, ये हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उसके अंदर में 3 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक थे स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन। स्टॉक प्राइस जो मैनिपुलेट किए गए हैं, उसका उन लोगों ने ये किया कि भाई ओवरसीज में मॉरिशस, केमन आइलैंड, है ना, ये सब जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, साइप्रस, वहां पे शेल कंपनीज बनाई गई और वहां के थ्रू यहां स्टॉक्स लिए गए। और हिंडनबर्ग ने ऐसा आरोप लगाया कि कुछ ही जो कंपनी जो इनसे रिलेटेड है, उन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन करके आर्टिफिशियली प्राइस को स्टिमुलेट किया, प्राइसेस को बढ़ाए हैं। तो इसलिए हमने देखा कि 100 रुपए का जो अदानी टोटल का शेयर प्राइस था, वो 4000 रुपए चला गया। ऐसे इनके सारे शेयर प्राइस, 200 रुपए का अदानी एंटरप्राइजेस जो है वो भी 4000 रुपए चला गया। तो ये इस तरीके का शेयर प्राइस मूवमेंट ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही नहीं, आप ठीक है। नहीं, मेरा सवाल दरअसल मैं शायद ठीक से रख नहीं पाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम दोहरा चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगे, कुछ तरह के घोटालों के आरोप लगे, किस तरह से वो पैसे को राउंड ऑफ करके लाए, दूसरी चीज़ें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे गड़बड़-छाले अगर ये हैं, करने के बाद भी अब एक लंबा अरसा बीत गया है, चीज़ें सामान्य कैसे हो सकती हैं? एक बड़ा सवाल है। या तो वो रिपोर्ट गलत थी, ये साबित हो, या उसके बाद में जो बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं, वो भी गलत हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कुछ क्या बिगाड़ लिया अडानी का, या क्या हमने अपनी व्यवस्था को ठीक कर लिया, दूसरे नज़रिए से देखें, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ, पर एक भूमिका बताना, बेसिक बैकग्राउंड बताना जरूरी था। इसके लिए मैं ये बता रहा था। तो एक स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन था, दूसरा राउंड ट्रिपिंग का इल्जाम था, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग का था, और चौथा सोर्स ऑफ फंड का था कि भाई ये सोर्स ऑफ फंड जो है कंपनीज की, जो शेल कंपनीज हैं, इनके कहां से आए। अब सवाल जो उठता है, आपने बोला कि भाई इससे फर्क क्या पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में ये सारी चीजें हो रही थी तो कोई आवाज तो ज्यादा उठी नहीं, मीडिया ने तो बहुत बार पहले भी लिखा था। बट हिंडनबर्ग आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कमेटी स्टैब्लिश किया। मार्केट कैप जो था अदानी ग्रुप का, वो 19.2 लाख करोड़ से घट के 7.5 लाख करोड़ तक आ गया था। अब भली 9 साढ़े 9 लाख करोड़ के आसपास में है। ठीक है, तो ये कहना कि असर ही नहीं पड़ा या कुछ हुआ ही नहीं, ये तो गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्केट कैप आपका चला गया है। दूसरी चीज, आप देखिए अदानी अभी क्या स्ट्रैटेजी कर रहा है। अदानी अलग अलग विश्व के कोनों में जाके, लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यहां जाके इक्विटी फंड रेजिंग कर रहा है। अभी तक इक्विटी फंड रेजिंग की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था, वो तो कंप्लीटली डेट के थ्रू कर रहे थे। और जो एफपीओ लेके आए
उसमें भी हमने देखा जैसे तैसे करके उन्होंने कंप्लीट किया और बाद में उसको कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली जो है इनका ध्यान अब इक्विटी की तरफ में गया है, ये अब डेट की तरफ इनको समझ में आ गया है कि सारे बैंक्स जो हैं सरकारी बैंक इंडिया में, अब इनके ऊपर में माइक्रोस्कोपिक लेंस है कि आप जो है अदानी ग्रुप को अननेसेसरी फालतू का आप एक क्लीवे मतलब आप एक रास्ता नहीं दिखा सकते हो कि हाँ भाई ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। तो वो अब बैंक्स में माइक्रोस्कोपिक लेंस में आ गए हैं। मेरा मेरा प्रश्न है कि आपको लगता है ऐसा हो रहा है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा इस पूरे मामले में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब मार्जिन कॉल आती है, विदेशी बैंक कहते हैं भैया अपने शेयर उठा ले जाओ, हमारा पैसा लौटा दो। अडानी इधर उधर से पैसों का इंतजाम करते हैं, एक बड़ा हिस्सा अपने शेयर को बेचते हैं, उस पैसे को चुकाते हैं। और उसके विपरीत हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके और शेयर गिरवी रख लेता है, जिसको आप लोग प्लेज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे हमारे सिस्टम में कुछ बेहतर होती दिख रही हैं, या ये सिर्फ मन की तसल्ली है? सर ऐसा है गिरीश जी, अदानी ग्रुप के ऊपर में इमेंस प्रेशर है भारत के सरकारी बैंकों का इस वक्त, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2023 तक हम जितने भी हमने प्लेज किए हैं शेयर्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स जो हमने लिए हैं, LAS बोला जाता है इसको, लोन अगेंस्ट शेयर्स, हम ये पूरे के पूरे छुड़वा लेंगे। हम अब कोई भी अपने शेयर्स को किसी भी सरकारी बैंक के पास में प्लेज नहीं रहने देंगे। और यही कारण है कि वो ऑस्ट्रेलिया का GQG फंड जो आया 15-15.5 हजार करोड़ का, वो पैसे उन्होंने उठाए और वो चुकता कर रहे हैं। पिछले अगर आप एक महीने में देखेंगे तो इन्होंने कम से कम 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का रीपेमेंट किया है, और रीपेमेंट यानी लोन का नहीं किया है। गलतफहमी, बहुत जगह मैं गलत न्यूज देख रहा हूं कि लोन का रीपेमेंट किया, लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, जो नेट डेट है आज की डेट में अदानी ग्रुप पे, वो $24 बिलियन का है, यानी इंडियन करेंसी में 1.96 लाख करोड़ के आसपास में है। उसमें से $24 बिलियन में से सिर्फ $500 मिलियन का ही लोन पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने रीपे किया है, यानी 500 मिलियन यानी कितना 4,000 करोड़ के आसपास हुआ। बाकी जो भी इन्होंने पैसे दिए हैं वो सारे के सारे इन्होंने अपने शेयर छुड़वाने के लिए दिए हैं। ये अब अपने प्लेज, अपने कोई किसी भी तरीके से शेयर्स को प्लेज नहीं रहने देना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी तक खेल क्या हो रहा था, खेल को समझिए, आर्टिफिशियली शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया गया और प्लेज करके लोन उठाया गया, और कंपनीज को जो है अपने वर्किंग कैपिटल में यूज किया गया या एक्विजिशन में किया गया। आप एक चीज को समझिए, इंडिया में RBI का नियम है कि आप किसी भी कंपनी को परचेस करने के लिए आपको लोन नहीं मिलता। तो ये जो बार बार मेरे से लोगों ने पूछा कि भाई ये इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में क्यों गए हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में जाके इन्होंने पैसे रेस किए हैं ताकि इंडिया में ये कंपनीज को परचेस कर सके। जैसे GVK का हवाई अड्डा इन्होंने परचेस किया, सीमेंट की फैक्ट्रियां परचेस की, इन्होंने गंगावरम का पोर्ट परचेस किया। तो ये सब जो परचेस करने के लिए जो पैसे हैं, लोन जो है, वो इंडिया में कंपनी परचेस के लिए RBI के नियम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इनको इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में जाना पड़ा, वहां से जाके इन्होंने बॉन्ड के द्वारा पैसे रेस किए और इंडिया में एक्विजिशन किया। और आज अदानी का मुद्दा इसलिए इतना बढ़ गया है, यदि भारत के बैंकों का रहता इन पे इतना बड़ा लोन तो ये मामले को दबा दिया जाता, छुपा दिया जाता। बट सवाल ये है कि ये भारत के बाहर चला गया है, ये इनके अपने जो क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस का जो दायरा है इससे बहुत बाहर चला गया है। आप ये समझिए, इनके ऊपर में जो टोटल डेट है उसपे इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट का जो डेट है वो $12 बिलियन है, और जो इनकी कंपनीज में जो स्टेक लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, दैट इज अराउंड $18 बिलियन जो स्टेक लिया गया है अलग अलग जो फॉरेन के फंड्स ने। मतलब अगर सरल तरीके से समझे, बॉन्ड मार्केट मतलब इन्होंने जो लिख के दिया कि वो जो पर्ची, जैसे मैंने एक बार समझाया था अपने वीडियो में, वो उधार एक तरह का जो अडानी ग्रुप ने सीधे सीधे लिया हुआ है उसको, कि भैया हमको तुम उधार दे दो और हम तुमको लिख के वादा करते हैं कि 5 साल में 4 साल में इतना उधार चुका देंगे, ऊपर से इतना ब्याज देंगे। जो बैंक से लोन लेने जाते हो उसमें आपको कुछ गिरवी रखता है, जमानत देनी पड़ती है, बॉन्ड आपकी साख में मिल जाता है। क्यों राजीव जी? बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया इस चीज को। मोटा मोटी ऐसा ही होता है, आप समझ लीजिए। अभी ये ऐसा हो गया है कि इंडिया से ज्यादा, इंडियन लोगों से ज्यादा एक्सपोजर अदानी ग्रुप पे बाहर के लोगों का हो गया है, जिसपे ना तो भारत सरकार का कोई असर होने वाला है
और ना अदानी जी का होने वाला है। तो इसी जी कारण ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया है। 18 बिलियन डॉलर के शेयर जो हैं वो फॉरेन फंड्स ने खरीद के रखे हैं। अब ये बोल रहे, बहुत लोगों ने इल्जाम लगाया, हिंडनबर्ग ने भी लगाया कि इसमें से आधे से ज्यादा तो इन्हीं का खुद का पैसा है। मैं जी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि इनका पैसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इनका पैसा नहीं है, जी तो भी 18 बिलियन डॉलर के अगर ये फॉरेन फंड्स शेयर सेल करने लगेंगे, आज 1 बिलियन डॉलर 8,000 करोड़ के आसपास में, अगर 80 रुपए का हम एक डॉलर समझे तो आप 18 इंटू 80 कर लीजिए, 8 8 का 64 और 6 1,44,000 करोड़ का जो शेयर है वो फॉरेनर्स के पास में है। आप जी समझ रहे हैं, यदि वो सेलिंग करना है तो शेयर प्राइसेस कहां चले जाएंगे और इसका खरीदार कौन होगा, कौन खरीदेगा? तो पूरा खेल ही चल रहा है अभी अपने शेयर प्राइसेस को स्टेबलाइज करने का, यस यस। और वो अच्छा, इससे स्टेबिलिटी मैं, ला नहीं पा रहे। जी जी, अच्छा मैं इसको ऐसे समझता हूँ जो बहुत सरल तरीके से कि अभी ये जो है वो जो गिरवी रखे हुए अपने शेयर छुड़ा रहे हैं, इसलिए ताकि इनकी जो है वो साख बनी रहे, पहली चीज़। दूसरा, जो एक बात कही जा रही है कि इनका जो फ्लोट है वो बहुत छोटा है। फ्लोट मतलब आम जो उपभोग, जो खरीदने वाले हैं, शेयर खरीदने बेचने वाले हैं, उन लोगों के लिए उपलब्ध शेयर बहुत कम है, और वो शेयर जरा से भी ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, तो मार्केट आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। ये इनके लिए आसान काम बन गया है, ये तो है। तो अब जो ये वहाँ से छुड़ा के शेयर ला रहे हैं, उस शेयर को छुड़ा के लाने से क्या फ़र्क पड़ेगा इस पे? क्योंकि मैनिपुलेशन का स्कोप उतना ही रहेगा, नहीं 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 या उसमें कुछ नहीं बदलाव आया? नहीं 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 नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। जी, बैंकों के पास में शेयर है, मान लीजिए 1,000 रुपए पे शेयर इन्होंने किया है, और 1,000 से जी, यदि वो 800 रुपए पे आ गया, तो या तो जी, आप 200 रुपए रखो, ठीक है, और नहीं तो 200 के शेयर्स दो, और नहीं तो जी, बैंक क्या करेगा, उठा के पूरे 1,000 के शेयर्स बेच देगा। आप बेच समझ देगा। रहे हैं, जी, जब मार्जिन कॉल आता है 20% इनको एडिशनल वॉलेटिलिटी का देना पड़ता है मार्जिन को। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आपके दर्शक नहीं जी, समझ जी, जी, पाएंगे। जी, जी, 120%, यानी 100 रुपए के शेयर, 100 रुपए का डेट लिया है तो 120 रुपए के शेयर्स आपको रखने पड़ेंगे। तो जी, वो तो आप मतलब खुद खड्डे में कूदने वाली बात होगी, कौन ऐसा करेगा? तो इनका पहला यही है कि बैंक हमारे शेयर्स उठा के बेचे, क्योंकि फॉरनर्स के ऊपर में इनका कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है। उससे फॉरनर्स पहले हम इनके छुड़ा रहे शेयर्स हैं। बेच रहे हैं, फॉरनर्स जो शेयर बेच रहे हैं तो इनके शेयर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, इनके शेयर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो जिस रेट पे इन्होंने बैंक को प्लेज किया शेयर्स, उसके नीचे चले जा रहे हैं। अब जब उसके नीचे चले जा रहे हैं तो यहाँ के बैंक बोल रहे हैं कि हम भी बेच देंगे, अगर वो भी बेचने जाएंगे तो शेयर्स और नीचे चले जाएंगे। तो ये इस दुष्चक्र को रोकना चाहते हैं। अब इस जी, दुष्चक्र में फॉरेन फंड्स को तो बोल नहीं सकते हैं कि आप हमारे जी, शेयर्स मत बेचिए, तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा बैंक्स जो है, जो इंडिया में जो बेच सकते हैं, ये उनको रोकेंगे, और बैंक्स बोलेंगे कि भाई आप हमारे पैसे दे दो, मतलब आपने जो लोन अगेंस्ट शेयर लिया है वो आप दे दो, हम लेकिन आपके लेकिन शेयर्स को अब हम छोड़ देंगे। अभी तक किसी भी भारतीय बैंक में रखे हुए शेयर, गिरवी रखे हुए शेयर अडानी ने छुड़ाए हैं क्या? देखिए, इन्होंने प्लेज तो बीच में अदानी ग्रीन एसबीआई कैप से, उसमें ही बड़ा मजेदार खेल है। इन्होंने पहले 60 लाख शेयर्स प्लेज किए, 10 फरवरी, 7 या प्लस किया मतलब गिरवी 10 रखे, फरवरी प्लेस किया गिरवी मतलब गिरवी रखे। रखे। जी, जी, हाँ, 60 लाख शेयर्स रखे इन्होंने गिरवी, और जी, 15 फरवरी को इन्होंने 15 लाख शेयर्स वापस छुड़वा लिए। 15 या 14 फरवरी, डेट इधर उधर हो सकता है, जी, ठीक है। तो ये अब लोग हंस रहे हैं कि आप पहले 100 रुपए दे दो, फिर उसमें से बोले देखो 50 रुपए मैंने निकाल लिए, तो मैंने तो छुड़वा लिया। तो ये जो चीज है, ये समझ। अच्छा, दूसरी बात, आप जब प्लेज छुड़वाते हो, रखते हो, तो भाई आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है। अब जब ये प्लेज छुड़वा रहे तो भी बताना पड़ता है इनको, बट मैंने 5-7 दिन पहले चेक किया था, अभी तो रिसेंटली मैंने चेक नहीं किया कि भाई इन्होंने कितने शेयर्स प्लेज छुड़ाए हैं, तो मेरे को एक जी। से को अदानी ग्रीन का ही नजर आया, जबकि इन्होंने जो प्लेज रखे हैं वो अदानी ट्रांसमिशन में भी रखे हैं, अदानी ग्रीन में भी रखे हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्होंने प्लेज रखे हुए हैं अपने शेयर्स। जो अभी तो आप ये मार्जिन कॉल बता अभी रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। जी, और अभी जो हाँ, आप मार्जिन कॉल बता रहे थे कि स्टेट बैंक की अलग-अलग बैंक से मार्जिन कॉल आता है कि भैया चुका दो पैसे और अपना गिरवी शेयर उठा के ले जाओ, क्योंकि आपने जब शेयर रखा था 100 रुपए का था, लोन हमने आपको दिया था 80 रुपए का, अब शेयर 70 का हो गया है, तो घाटा कौन उठाएगा, इसलिए अपना उठा के ले जाओ। तो या फिर ये ले ही जाओ। तो इन्होंने क्या किया, पैसा चुका के कहा कि ठीक है भैया हमारे शेयर दे दो, वरना आप बाजार में बेचोगे तो बहुत बेइज्जती होगी, उसके बाद शेयर बहुत गिर जाएगा। अब क्या हुआ कि उस शेयर को लाके वहां से
स्टेट बैंक में या दूसरे भारत के जो बैंक हैं उनके पास जो शेयर गिरवी है उनकी कीमत भी तो गिरी है, लेकिन उस स्थिति में ये वहां पर जाकर पैसे देके हाँ शेयर छुड़ाने के बजाय और शेयर गिरवी रख रहे हैं। तो इससे ये सवाल उठता है जो आप कह रहे थे कि भारत के बैंक जो है उनके ऊपर बहुत माइक्रोस्कोपिक नजर है, तो वो नजर कैसे दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बात। देखिए, संजय सिंह हुए आम आदमी पार्टी के, ये महुआ मोइत्रा हुई तृणमूल कांग्रेस की, ये सब लोग वही सवाल पूछ रहे कि एसबीआई कैसे इनको दे रहा है मौका। वो गिरते हुए शेयर्स में आप और कैसे प्लेजिंग जो है मतलब आप अलाउ कर रहे हो। अब दे आर नॉट कमिंग क्लीन। ये जो लेंडर्स हैं ये तो आ ही नहीं रहे, ये सवालों का कहां जवाब दे रहे हैं। आप देखिए, एक शिगुफा छोड़ा गया कि भाई 1% से नीचे हमने लोन दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारा जो लोन एक्सपोजर है वो 1% से कम है। अब आधे से ज्यादा भारत ने इनसे होम लोन लेके रखा हुआ है। आप सारे लोन्स को क्लब करके और बोलोगे कि हम लोन जो है हमारा 1% से कम है, ये एकदम गलत बात है। आप देखिए, जो एसबीआई का जो नेटवर्थ है वो है 2,70,000 करोड़ रुपए, और अडानी ग्रुप को जो इनका एक्सपोजर है वो है 27,000 करोड़ रुपए। तो आपने तो अपने नेटवर्थ का 10% सिर्फ एक ही ग्रुप को एक्सपोजर दे दिया है। तो ये क्यों भाई, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये क्यों किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार जो है ना एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम या टोटल लोन्स एंड एडवांसेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जैसे एलआईसी हुआ, एलआईसी ने बोला कि भाई उन्होंने भी एक लेस देन 1% का शिगुफा छोड़ा कि लेस देन 1% एयूएम का हमने अदानी को दिया है। बट सवाल ये उठता है कि आपने इक्विटी मार्केट का कितना परसेंटेज अदानी के शेयर्स में लिया है। आप एयूएम यदि एलआईसी का देखेंगे तो 60-65% तो सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में है, जो भारत सरकार और जो आपका ये स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप उसको क्यों क्लब कर रहे हो भाई, वो तो सेफ है, इट इज वेरी सेफ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉन्ड। आप तो ये बताओ ना कि टोटल स्टॉक मार्केट में एलआईसी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसका कितना परसेंटेज अदानी में किया है। 6.5 लाख करोड़ का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है एलआईसी का स्टॉक मार्केट में, उसमें से 30,000 करोड़ से जी आप ठीक कह रहे हैं। 30,000 करोड़ से अदानी ने लिया है। ये चर्चा थोड़ी सी मुझे लगता है कि पुरानी हो गई, कि अब ये तो स्पष्ट है कि इन्होंने जो है वो अंधाधुंध इन्वेस्ट किया। अब एक सवाल ये उठता है, अभी देख रहे हैं आप वहाँ पे वो सिलिकॉन वैली बैंक गिर गया और क्रेडिट स्विस की हालत खराब है और भी लगातार टपक रहे हैं बैंक अमेरिका में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में पता नहीं उसका क्या असर होगा, नहीं होगा। हम अडानी जैसी लोन की कहानियां सुनते हैं, हम बहुत सारे राइट ऑफ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बैंक है उनको 80% का 90% का हेयर कट लेना पड़ता है। हेयर कट का मतलब ये होता है कि आपका जो लोन है उसमें से 80% छोड़ के 20 पैसे घर में आया आपका, 90% का हेयर कट लेना पड़ रहा है, 95% का हेयर कट लेना पड़ रहा है जब आपके लोन वसूलने की बात आती है। तो अभी आपने बैंक का जो एनपीए था, यानी जो बैंक के उधार थे, उसको सुधारने का तो एक तरीका निकाल लिया कि भैया आपके उधार बकाया हैं, तो सारे के सारे उधार सरकार ने एक और कंपनी बना दी, वो कंपनी उन उधार को खरीद लेती है, उन उधारों को वो निपटाती रहती है, उसमें 100 रुपये में 5 रुपये वसूल होते हैं और इधर दिखता है कि साहब उधार है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको वो कर दिया। जब ये पूरा घटनाक्रम पूरी दुनिया के बैंकों का चल रहा है, अडानी जैसे लोगों पे बहुत सारा पैसा बैंकों का उधार है और ये कच्चा उधार है क्योंकि शेयर के ऊपर है, शेयर गिरेगा तो उधार और कमजोर है। इस पूरे कच्चे उधार के बीच में अगर आप डाटा देखें देश के 5 बैंकों का, आप चूंकि बहुत डाटा में काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनका अनुपात है उधार देने और जमा का, वो क्या हेल्दी कंडीशन में है? अगर आप किसी बैंक की सेहत को चेक करें तो डेब्ट टू डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो टाइप की चीज़ें आप चेक करते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि उनकी जो बैंक की हालत है वो कितनी है, वो गैप कितना है। तो उनमें उसमें भी अब तो ये जो सिंगापुर वाला जो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक आया, उसके बाद तो एक नया सवाल भी खड़ा हो गया कि ठीक है भाई आपके पास डिपॉजिट बहुत हैं, लेकिन आपने कहाँ किए हुए? कल सारे लोग आ जाएंगे भैया हमारे पैसे दो, तो बैंक दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो इसलिए इस पूरी पिक्चर को देखते हुए जो सब लोग कह रहे हैं भारतीय बैंक बहुत सेफ हैं, हमको भी लगता है सेफ होंगे। आपको लगता है कि वो निवेशक के लिए सेफ है? एज अ कंपनी तो वो सेफ हो सकते हैं क्योंकि भैया उनका उधार तो दूसरा खरीदने के लिए कंपनी बना दी, आप बीमा करा लेते हैं, उस बीमा के पैसे भी आप देते रहते हैं लोगों से काट के। तो वो पूरी स्थिति में अब बैंक की सेहत आपको कैसी लगती है इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए?
देखिए, दो चीजें समझने वाली बात है। पहली तो ये है कि भारत सरकार ने, भारत के बैंक्स पूरी तरीके से, सरकारी बैंक जो थे ये बहुत बुरी स्थिति में थे। हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए रघुराम राजन जी का, जिन्होंने इन बैंक्स को बोला कि आप अपनी बुक्स खोलो और आप ये बताओ कि आपके कितने एनपीए। नहीं तो उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि भाई ये क्या, ये लोग एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कर रहे थे। आप देखिए पिछले 5 से 6 साल में, 2016 के बाद से भारत सरकार ने 3.25 लाख करोड़ की इक्विटी डाली है, यानी पैसे डाले अलग अलग सरकारी बैंक्स में। आपको याद होगा कि इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक, ऐसे कई बैंक्स थे, मैं एग्जैक्टली ना, धनलक्ष्मी बैंक, ये सब बैंक्स को बीच में लेंडिंग के लिए रोक दिया गया था क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं थे। आप बैंकिंग का बिजनेस समझिए, बैंकिंग का बिजनेस बहुत आसान है। आपसे, मेरे जैसे लोगों से बैंक डिपॉजिट लेगा, हमको 6% ब्याज देगा, और अदानी जैसे लोगों को वो लोन देगा, उनसे 10% का ब्याज लेगा। जो बीच में 3-4% है वो उसका फायदा है, राइट। जब तक तो ये बिजनेस चलता है तब तक ठीक है, बट जहां जिसको लोन दे रहे हो उसने यदि नुकसान करना चालू कर दिया तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड्स करते हैं। जिस भी कंपनी को आप लोन दे रहे हो वो कल कारखाने एक दिन में तो लगते नहीं है ना, तो उसको लगाने में टाइम लगता है, तो वो भी एक रिस्क है। अब आपने अमेरिका के बैंक्स का एग्जांपल लिया, आप इस चीज को समझिए कि जो टोटल, मैं यहाँ पे आपको एक मिनट के लिए टोकूंगा, और मैं अभी अपनी बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। बैंक का काम है, लोग पैसे जमा करना है, हम पैसे ले लें और उनको ज़्यादा ब्याज पे उधार दे दें और एक मार्जिन कमाएं। तो उसमें एक प्रक्रिया होती है कि भैया आपके पास में अगर 100 रुपये जमा हुए तो आपको 60 का ही लोन देना, 40 रुपये आपको अपने पास रखने हैं। वो एक रेशियो होता है। उस अनुपात को, उस रेशियो को भारत, उसमें कुछ एक आदर्श स्थिति होती होगी कि भाई इतना ही रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। भारत के जो टॉप के सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक भी हैं, इनकी स्थिति क्या है? इनका वो अनुपात सही है? जहां तक मैंने पढ़ा है, इन्होंने जरूरत से ज्यादा लोन दे दिए हैं। जो अनुमति है, जितना % लोन दे सकते हैं, उससे जो एडवाइजेबल है, माफ कीजिए, अनुमति की जगह जिसकी सलाह दी जाती है, उससे ज्यादा लोन इन्होंने बांट दिए हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरे की स्थिति में है। देखिए, जो आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, अभी मैंने 3 दिन पहले फॉर्च्यून इंडिया में स्टोरी भी एक लिखी है, मेरी स्टोरी आई है। तो आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट है दिसंबर में जो रिलीज हुई है, 29 दिसंबर 2022 को, वो ये बोलती है कि जो क्रेडिट, डिपॉजिट टू क्रेडिट जो रेशियो है, दैट इज 75%, यानी 3/4। मतलब आप ये समझिए कि टोटल आज इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का जो डिपॉजिट बेस है, जो डिपॉजिट्स है तो आपके, मेरे, हम सबके, वो है 175 लाख करोड़। 175 लाख करोड़ में 130 लाख से 135 लाख करोड़ के बीच में लोन्स दिए गए, लोन्स एंड एडवांसेस इशू किए गए, ठीक है। तो ये जो है, ये एक हेल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट जो है उससे ज्यादा लेंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो गैप है उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, इज क्वाइट गुड, मतलब एसबीआई का इससे ज्यादा है, जहां तक मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पे ये ओवरऑल पिक्चर हो रही है बैंकों की, लेकिन अगर इंडिविजुअल बैंक्स की देखें तो जहां तक हो सकता है कि नहीं सर, उनके रेशियो, एसबीआई के रेशियो एकदम बराबर ठीक है, वेटेड एवरेज कैपिटल, इनके जो भी है ना रेशियोज, एसबीआई तो सबसे साउंड पोजीशन में, सारे सरकारी बैंकों में सबसे साउंड पोजीशन में, तो उसके साथ कोई समस्या नहीं है, मतलब अभी तक। अब वो यदि छुपाएं या बताएं नहीं तो बात अलग है। इनफैक्ट अभी जाके बैंक्स की स्थिति सुधर रही है, और इस साल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ के आसपास में टोटल बैंक्स का प्रॉफिट होगा इस साल। यही प्रॉफिट पहले जो था वो 1 लाख करोड़ तक चला गया, तो उससे भी कम लॉसेस कर रहे थे बैंक। सिर्फ प्राइवेट बैंक्स को प्रॉफिट हो रहा था, सरकारी बैंक्स तो लॉसेस कर रहे थे। तो खैर देखिए, अब इंडियन बैंक्स अगर आप फॉरेन के बैंक से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी पोजीशन में, और इसका रीजन है, अगर आप बैलेंस शीट एनालिसिस करें फॉरेन के बैंक्स और इंडियन बैंक्स में, तो बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। देखिए, ये चीज कोई समझाता नहीं है, ये आपको आर्टिकल भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि इंडिया की जो बैंक्स हैं वो कमाते हैं लोन्स देके, आपको, मेरे को, कंपनीज को लोन देके जो इंटरेस्ट आता है उससे कमाते हैं, राइट। वो अमाउंट सबसे बड़ा है। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में करें, चाहे बॉन्ड में करें, जहां भी करें, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रोपोर्शन बहुत छोटा है, ठीक है, वो 22% के आसपास में है।
जी जी ओके, और 75% आप लेंडिंग कर रहे हो। ओके, बट जी फॉरेन में जैसे जो बैंक का आपने नाम लिया सिलिकॉन वैली बैंक, इस बैंक में तो 80 इनका टोटल जो एसेट बेस था वो 212 बिलियन डॉलर का था। ओके, और जो उनकी लाइबिलिटी थी यानी डिपॉजिट वो 200 बिलियन डॉलर के आसपास में था, और 12 बिलियन डॉलर का इक्विटी कुशन था। होता क्या है बैलेंस शीट में, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी, राइट। बैंकों के लिए एसेट है जो वो लोन दे रहे हैं, ठीक है, वो जी उनका एसेट है, और जो डिपॉजिट ले रहे हैं वो लाइबिलिटी है, वो उनके ऊपर लाइबिलिटी है क्योंकि उनको वापस करना जिन्होंने डिपॉजिट लिया। जी तो जी 212 बिलियन डॉलर के एसेट में यानी लोन में 84 बिलियन डॉलर तो उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट था। 84 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट यानी जो उनका एसेट है। इंडिया में ये नहीं होगा, यानी आप समझ लेकिन वो लीजिए जो 33 इन्वेस्टमेंट था 34%। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट था वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट था, वो सरकारी बॉन्ड में लगा हुआ पैसा था। एग्जैक्टली, और वो बहुत इतना सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ये जो हाँ, हमारे यहाँ लोन देते हैं, अगर इसका आप दूसरा पहलू देखें, हमारा जो लोन है वो मार्केट में अलग अलग लोगों के पास पड़ा हुआ है, अडानियों के पास पड़ा हुआ है, उनका पैसा आरबीआई, वहाँ का जो आरबीआई है, फेड है, उसके पास पड़ा हुआ है। जब आरबीआई के पास सुरक्षित पैसा रखने के बावजूद उन्होंने ज़्यादा समय की एफडी कर दी थी, ऐसे समझ लीजिए, तो उनका पैसा उनको समय पे नहीं मिला तो वो डूब गई। यहाँ तो नहीं पैसे मैं का भरोसा ही आपके नहीं। दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा समझा दूं सिंपल करके। जी देखिए जी क्या होता है, ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। बॉन्ड जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड के हम्म, प्राइसेस नीचे आते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक जी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 साल पहले जैसे अमेरिका का हम बात कर रहे हैं, तो भाई वहां इंटरेस्ट रेट 0.25% चल रहा था। क्या हम सोच सकते हैं इंडिया में कि मैं बैंक में रखूंगा और मेरे को 0.25% इंटरेस्ट रेट मिलेगा? मैं कभी भी नहीं रखूंगा, राइट। पर वहां इंटरेस्ट रेट 0.25% चल रहा था, अब सडनली वो बढ़ के 5% हो गया। तो जो बॉन्ड्स 0.25% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे उसको कौन खरीदने जाएगा? पर जी जो जी 5% दे रहे हैं उनको खरीदेंगे लोग। तो जो नए हम्म, बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं उनके प्राइसेस ऊपर रहेंगे, और जो पुराने बॉन्ड इश्यू हुए हैं उनके प्राइसेस नीचे जाएंगे जी क्योंकि जी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ठीक है तो जी इस बैंक के साथ में यही हुआ था, सिलिकॉन वैली बैंक के साथ में यही हुआ था कि भाई डिपॉजिटर सडनली आ गए और उन्होंने बोला कि आप हमको पैसे दीजिए क्योंकि 5% का ब्याज हमको मिल रहा है नए बॉन्ड्स पे, तो हम जी हम हम वहां जाएंगे, हम आपके इधर पैसे। सडनली डिपॉजिट विड्रॉल हुआ। ये प्रॉब्लम इंडियन बैंक्स के साथ भी हो सकती है, इसको बैंक रन बोलते हैं, कि सडनली काफी सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकालना शुरू कर दें। तो ये बैंकिंग का जो पूरा बिजनेस है ये परसेप्शन और ट्रस्ट पे चलता है, विश्वास पे चलता है। उसका नाम ही विश्वास बैंक जहां है। भी डगमगाए, बैंक यानी जितने भी भरोसा। बैंक वर्ल्ड, हाँ, बैंकिंग पूरा बिजनेस भरोसे पे चलता है। जी इसीलिए देखिए बीच में बहुत सारे इंडियन लोगों ने भी सरकारी बैंकों से पैसे निकाले और प्राइवेट बैंक्स में उन्होंने अपने डिपॉजिट रखने चालू कर दिए थे। तो भारत सरकार ने अपील की थी कि भाई हम साथ में खड़े हैं, आप समझिए कि आपके पैसे सेव हैं। और आपको मजेदार बात एक आपके दर्शकों के लिए बताता हूं, जो अमेरिका में जो टोटल बैंकिंग का जो जो एफडीआईसी बोलते हैं, जैसे इंडिया में 5 लाख तक का निवेश जो है बैंक्स में, हम्म, उसकी गवर्नमेंट गारंटी देती है कि डूबा तो हम देंगे। तो जी वहां पर भी $250,000 तक के डिपॉजिट को वहां की गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है। अब वो जो यहाँ पे भी इंश्योर्ड अमाउंट है, यहाँ पे भी इंश्योर करती है। और वो उस हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हर हर हाँ रुपए वही पे मैं बोल एक रहा हूँ, कमीशन जो है वो लेते हैं। मतलब आपको जो पाँच हाँ लाख रुपए मिलने वाले हैं डूबने पे, वो ऐसा नहीं सरकार जेब से देगी, उसके लिए उसने बीमा हाँ किया हुआ है आपके उसका। और बाकायदा करेक्ट, कुछ पैसा कटता है, वो पैसा एक हाँ। बीमा कंपनी बनाई है सरकार ने अपनी ही, उस बीमा कंपनी के पास जाता है। तो ऐसे ही अमेरिका में बीमा कंपनी है। तो ये जो डिपॉजिट अमाउंट है अमेरिका में, जी उसका जिसको एफडीआईसी ने इंश्योर किया है वो है जी 9.8 ट्रिलियन डॉलर। ये फिगर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत रिसर्च करके ढूंढ के मैंने निकाला। वो टोटल जी अमाउंट है 9.8 ट्रिलियन डॉलर। पर जो जी इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनी है उसके पास में जो पैसे हैं वो है सिर्फ 126 बिलियन डॉलर, विच इज नॉट इवन 1.5%। तो आई किस किस को आप इंश्योर करोगे? अब यही डाटा मैंने आरबीआई से मांगा है, ये मैंने क्वेश्चन लिख के यही चीज जो है मैंने आरबीआई से मांगा है कि भाई आप ये बताओ कि आप जो इंश्योरेंस दे रहे हो 5 लाख रुपए तक का, वो अमाउंट जो आपकी बीमा कंपनी उसके पास में टोटल पैसे कितने हैं, कितने चुका पैसे डूब पाओगे? जाएंगे? अच्छा, आप क्विक क्विक इसको खत्म करते हैं छोटे छोटे सवालों के साथ में। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, जो जांचें चल रही हैं, जो जितनी चीजें आ रही हैं, उसके बाद अडानी साहब का फ्यूचर क्या होने वाला शॉर्ट टर्म में? मैं जानता हूँ बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। क्रेडिट स्विस खुद ही एक्सपर्ट चला रहे थे और वो
धोखा खा गए। तो मैं फिर भी कि क्या लग रहा है आपको निकट भविष्य में, छोटे-छोटे शब्दों में हम 2-4 सवालों में इसको खत्म कर दें? मुझे ये लगता है कि ये अपने कई बिजनेस बेचेंगे। 2024 के इलेक्शन के बाद एनडीटीवी इनका बिक जाएगा। हो सकता है सीमेंट बिजनेस भी इनको पूरा बेचना पड़े। और अदानी ग्रुप जो अभी इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है, वो ग्रुप जो है, मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए सब ये मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं, मुझे ये लगता है कि जो आज की डेट में इतना बड़ा ग्रुप है, ये बहुत संकुचित होकर छोटा हो जाएगा। जो इनका कोर फोकस एरिया है, पोर्ट्स का एरिया हुआ या पावर का एरिया हुआ, वहीं तक ये संकुचित अपने इसको कर देंगे, फालतू में ज्यादा फैलाएंगे नहीं इसको, जैसा अभी फैलाने लग गए थे। हाँ, बिला वजह हाँ, डाइवर्सिफाई किया था, इसके लिए इनकी आलोचना भी हो बिना रही वजह है। डाइवर्सिफाई करते। एनडीटीवी खरीदने की इनको कोई जरूरत नहीं थी, पर हमको मालूम है कि वो 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए खरीदा गया है। वैसे ही इनको सीमेंट बिजनेस खरीदने की जरूरत नहीं थी, इनका एक्सपर्टाइज नहीं है। एयरपोर्ट में घुसने की जरूरत नहीं थी, उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। तो ये डिफेंस सब में, बिजनेस है। अच्छा डिफेंस में क्या लगता है आपको? डिफेंस में इनका एक्सपर्टीज है, डिफेंस में ये जो घुसे हैं वो ठीक डिफेंस है, से भी तो देश में डिफेंस से ठीक भी है। निकल जाएंगे, वहां भी कोई एक्सपर्टाइज नहीं, वहां से भी निकल जाएंगे। ये सवाल देखिए, 2024 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो आपको अदानी ग्रुप बहुत सारे सेक्टर से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। ये जो आज फैल गए हैं, वो बहुत ही संकुचित होकर एक छोटा सा कोर फोकस एरिया वाला ग्रुप रहेगा। क्योंकि पहली कोई चीज नए ठेके दिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, एक तो बात ये भी होगी ना। वो जो भी है। और दूसरा जो है, इनके ऊपर में ये कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए हैं। अभी इंटरेस्ट रेट ग्लोबली ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये जो अनुमान लगा रहा हूं कि इनको बिजनेसेस क्यों बेचने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो कर्ज चुकता कर ही नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इन्होंने जो रेट पे इंटरेस्ट रेट, और रुपये के मुकाबले डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये भी आप समझिए, 82-83 रुपया एक डॉलर के बराबर हो गया है। तो भाई वो भी आपका आरबीआई ने जब हेजिंग, बहुत सारा रुपया डॉलर खर्च करके अपने छापा हुआ खरीदा है, उससे जाके कंट्रोल एग्जैक्टली हुआ है, अदरवाइज तो ये 85 से भी ऊपर हो गया होता। एग्जैक्टली तो इनके ऊपर तो हर तरफ से मार पड़ रही है। इंटरेस्ट रेट की मार पड़ रही है, रुपया वीक हो रहा है उसकी मार पड़ रही है, हिंडनबर्ग जैसे रिपोर्ट आ गई उसकी मार पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी स्टैब्लिश कर दी, सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इनके ऊपर तो ये तो आज की डेट में अपने आपको कवच लगा के बचा रहे मतलब हैं। ये मतलब लोटा थाली बिकेंगे, मेरा एक एनालिसिस था कि लोटा थाली बिकेंगे ही बिकेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये जो छोटा सा आया सीमेंट बिजनेस वाला, ये बहुत छोटा है, अभी इनको और बेचना पड़ेगा, बेच के कर्ज चुकाने पड़ेंगे ताकि ये चैन की सांस ले सकें। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन खतरा और भी है कि बेचेंगे तो शेयर में गिरेगा और बहुत सारे झंझटों के, पता नहीं क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है हम लोग नहीं जान सकते। भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, इसको लेकर अगला सवाल है मेरा। ये जो आजकल पूरा का पूरा माहौल चल रहा है, इसको लेकर संक्षेप में अगर हम समझें तो हमको कितना निश्चिंत रहना चाहिए? देखिए, अगर ये फॉरेन में जो बैंक्स फेल हो रहे हैं, यदि उसका इम्पैक्ट आया तो ये भारत नहीं, पूरे ग्लोबल बैंकिंग के लिए बहुत खतरनाक विषय होगा। क्रेडिट स्विस डूब गया तो आप समझिए कि ट्रेमर आ जाएगा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में। इसलिए पूरी कोशिश हो रही है कि क्रेडिट स्विस को बचाएं। यदि वो नहीं होता है और किसी तरीके से वो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से भारत में तो बैंकिंग ऐसा सिस्टम ऐसा क्यों होगा? क्या भारत के लोगों के मन में, जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मुझे, मैं इस फील्ड का आदमी नहीं, कि वहाँ पे बैंक गिरेंगे तो लोगों को लगेगा यहाँ पे भी ना गिर जाए तो पैसा निकाल लूँ, ऐसा होगा? इस वजह से होगा या कोई और वजह हो सकती है? नहीं 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 नहीं, उसके कारण से क्या होता है सर, ये इंटर बैंकिंग, बैंक एक दूसरे को बहुत लोन्स देते हैं, ठीक है। एक ओवरनाइट मार्केट रहता है, ठीक है, कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो ये सब बैंक्स में एक दूसरे को लोन देते रहते हैं। ये आज की डेट में जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन और ग्लोबल बैंकिंग बिजनेस है, दे आर हाईली कनेक्टेड, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो एक में भी जरा भी कहीं पे भी आपका गड़बड़ हुआ तो उसके ट्रेमर, उसके असर जो है वो बाकी दूसरी जगहों में अपने आप ही वेव की तरफ फैलते हुए चले जाएंगे। सारे बैंक्स एक दूसरे को लोन देते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर में। तो ये असर, अगर एक जगह लेंडिंग रुका, जैसे 2008-9 के सबप्राइम क्राइसिस में हमने देखा था कि भाई जैसे लेमन ब्रदर डूबा, सारे बैंक्स, कॉल मनी मार्केट फ्रीज हो गया, मनी मार्केट जो था वो फ्रीज हो गया था, कोई बैंक दूसरे बैंक को लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तो यदि वैसी अच्छा, स्थिति आ जाएगी, ये सारी चीज़ें अगर मैं इसमें एक सानू फैक्टर लगाऊं, बैंक मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अडानी साहब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है रोज़गार से। तो हिंदुस्तान में रोज़गार की स्थिति, इस पूरे की पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या रहने वाली है? नौकरियाँ बढ़ेंगी या पकोड़े से काम चलाना पड़ेगा? और पकोड़े से भी काम क्या चला पाएँगे? पकोड़े खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे होंगे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
दत्तात्रेय होसबले जी ने और साहब जॉबलेस ग्रोथ की बात की थी, जॉबलेस ग्रोथ की, दशहरे के रैली के पहले, और पूरे के पूरे फिर उसके बाद में इतना प्रेशर उनके ऊपर बनाया गया कि लोगों ने बोला कि भाई ये मिस इंटरप्रेट किया है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ जो हो रही है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है पर जॉब ही नहीं हो रही, ये आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये आरएसएस, मतलब मेरे को तो छोड़ दीजिए, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा हूं भाई एज ए जर्नलिस्ट, बट जो आपके खुद के लोग हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इंडिया में जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रही है। आप बच्चे देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, बच्चे इंजीनियरिंग करके बेरोजगार घूम रहे, ओला और उबेर के कार चला रहे। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है ये इंडिया को बहुत बुरी स्थिति में लेके जा रहा है। 50 बड़ी कंपनीज इंडिया में बड़ी होती चली जा रही हैं और बाकी सारी कंपनीज जो है छोटी हो रही हैं। तो ये अमीर और अमीर हो रहा है, धन का केंद्रीकरण हो रहा है, एक तरफ जा रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। एग्जैक्टली मतलब आप देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा समय आएगा कि जब इंडिया में 200 बड़ी कंपनीज होंगी और बाकी सारे लोग या तो उनके कंज्यूमर्स होंगे या उनके वेंडर होंगे, यानी उनको कोई माल सप्लाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, या तो उनके वेंडर होंगे या तो उनके कंज्यूमर होंगे या फिर उनके प्रशंसक होंगे। चौथा कोई रोल ही नहीं बचता है। यही 3 रोल रह जाएगा कि भाई इंडिया में। अभी दूध वाला जो दूधिया हमारे घर पे दूध देने आता था, पता चला वो एप्लीकेशन में आप भर दीजिए, अंबानी साहब मेरे घर पे दूध पहुंचाते हैं सुबह, आप सोचिए। तो इस तरह की जो स्थिति धीरे धीरे बन रही है, उसमें वाकई ये छोटे रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। सबसे नालायक बच्चा रहता था पहले घर में, उसको एक परचून की दुकान खोल के पिताजी दे देते थे कि जा बेटा तू परचून की दुकान चला। अब तो वो भी स्थिति नहीं है, वहां पे भी रिलायंस रिटेल आ गया है, वहां पे भी मतलब दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए। तो भाई वो जो घर का जो बच्चा था, जो पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं था, वो अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो, मुझे आप ये बताइए। तो अगर आपको 3 लाइन में भारत के भविष्य को अगले 10 साल के बताना है तो क्या बताएंगे आप? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं हूं, मैं ये कहूंगा कि भारत का भविष्य जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि जॉब क्रिएशन कितना इंडिया में हो सकता है आने वाले समय में। यदि जॉब क्रिएशन होगा तो भारत का बहुत उज्जवल भविष्य है, और यदि जॉब क्रिएशन नहीं हुआ तो भारत का भविष्य जो है बहुत ही। आपको क्या लग रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है? नहीं, अभी तक की पॉलिसी के हिसाब से कतई नहीं। कहां हो रहा है आप बताइए ना। सरकार खुद मान रही है कि नहीं हो रहा। हाँ, जॉब कहां क्रिएट हो रहे हैं, जोमैटो में, उबेर में, ओला में। देखिए जॉब वो भी सब डूब रहे हैं, वहां पे भी कम हो रहे हैं। क्वालिटी जॉब नहीं है, क्वालिटी जॉब नहीं है, आप समझिए। वो जॉब भी जा रहे हैं, ये सारी कंपनियां भी लड़खड़ा रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा एक तो हुआ जॉब। हाँ, दूसरी चीज जो है वो ये है कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पारदर्शिता, और ना केवल कॉर्पोरेट के क्षेत्र में बल्कि गवर्नमेंट के भी क्षेत्र में। अभी जो भारत की सरकार है ये किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। मुखिया बोलते हैं मैं हूं चौकीदार। आप किसकी चौकीदारी कर रहे हो भाई? आप तो सवाल के जवाब तक नहीं देते हो। आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप मन की बात मोनोलॉग करते हो, आप प्रेस के सामने कभी आते नहीं हो, आप 1-on-1 क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो, आप ऐसे पत्रकारों को बुलाते हो वो जो पत्रकार ही नहीं है, अक्षय कुमार जैसे, जो पूछते कि आम चूस के खाओगे कि आम काट के खाओगे। ये सवाल है, ये इस देश के अंदर में इस तरीके से सवाल पूछने जाना चाहिए। जी, और तीसरी 10 साल के बाद का भविष्य में अगर आप तीसरा बिंदु अगर देखना चाहें तो तीसरी चीज आप कौन सी कहना चाहेंगे? 2 आप कह चुके हैं, एक तो पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके कारण आने वाला समय खतरनाक हो सकता है, रोजगार पैदा नहीं किए जा रहे हैं देश में, इसके कारण स्थिति गड़बड़ा रही है, और तीसरा है बढ़ता हुआ स्टेट और सेंटर के बीच में दुराव जो हो रहा है। ये भारत के एकता के लिए, मतलब जो इंटीग्रिटी है, इसके लिए बहुत बड़े आने वाले दिनों में समस्या पैदा कर सकता है। जीएसटी तो लेके आ गए, बट जीएसटी का जिस तरीके से रेवेन्यू स्टेट्स को जाना चाहिए वो रेवेन्यू स्टेट्स को जा नहीं रहा, जिसके कारण अंदर बहुत ज्यादा, मतलब आप कोई भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से बात कीजिए। अब तो जीएसटी कंपनसेशन भी खत्म हो गया है, वो तो अपना एक्सटेंशन पे किसी तरह चल रहा है। तो अब तो वो वाली, लेकिन एक चीज और बताइए जो आखिर में, आप चूंकि आपने स्टेट और सेंटर के रिलेशन पे बात कही, ये चौथा मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ, जो सॉवरेन डेब्ट है, सरकार पे कर्जे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो 100% से ऊपर जा चुके हैं। इसकी स्थिति आपको क्या सुधरती दिख रही है? क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन अडानी साहब जैसे हैं,
वो लोग भी अपना जैसे सीमेंट की बिक्री हुई थी, उसमें पता चला कि वो विनोद अडानी की कंपनी ने खरीदा था, वही मालिक है, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि टैक्स ना देना पड़े। जैसे कि आप जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई वाला प्लांट लगाते हैं झारखंड में, उस प्लांट को एसईजेड घोषित कर देते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो इस पूरी हालत में सरकार के रेवेन्यू कम हो रहे हैं। राज्यों के कहीं कचहरी गिरवी रख रहा है कोई स्टेट, कहीं कोई कुछ गिरवी रख रहा है, केंद्र के ऊपर कर्जे अलग हैं। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें सरकार के ऊपर, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, इस कर्जे को आप 10 साल के अंदर कहाँ देख रहे हैं? क्या ये बढ़ेगा, कम होगा, श्रीलंका की तरफ जाएगा, या हमारी सेहत और अच्छी होगी? नहीं, कर्जा तो बढ़ेगा साहब। देखिए, इस देश में 80 करोड़ जनता फ्री में, फ्री यानी बहुत कम दाम में भोजन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को कामचोर और नपुंसक बना दिया गया है। कोई लोग घर से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहते। आप इंडस्ट्रीज को पूछिए, उनको लेबरर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि लेबरर्स को 2 टाइम का खाना मिल जा रहा है। यही वोटर है, ये लोग वोट डाल रहे हैं, तो जो इनको नहीं, फ्री लेकिन में अभी खाना दे रहा है आप। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि रोजगार जनरेशन नहीं हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि लोग काम करना नहीं चाहते। इन दोनों चीजों में अंतर है और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। एग्जैक्टली। मैं जो पहले आपको बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था क्वालिटी ऑफ जॉब्स के ऊपर में। मैंने तो बोला ही कि जोमैटो, ओला, उबर यहाँ तो हो रहे हैं, लो क्वालिटी जॉब क्रिएशन हो रहा है। जो लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो क्या ओला का, उबर का ड्राइविंग करने के लिए उसने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा है क्या? मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी ऑफ जॉब्स की बात कर रहा हूँ। जो आईटी सेक्टर में आज की डेट में बच्चा जा रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है 25-30 हजार की सैलरी से। तो जो हम बात कर रहे थे सरकार के ऊपर कर्जे पे जो हम बात कर रहे थे, तो आपका कहना यह है कि कर्जे देखिए, का वो कारण बहुत कंफर्टेबल, आज की डेट में भारत सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में डेट का मामला है। तो क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपने कहां से डाटा लिया, मेरे डाटा के हिसाब से 88% आज की डेट में स्टेट और सेंट्रल का कलेक्टिव डेट है। डेट टू जीडीपी, मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में हमेशा डेट की बात की जाती है। ओके, यही यूएसए में इट हैज क्रॉस 120%, जापान में 250% क्रॉस कर गया। लेकिन वहां पे जो ग्रोथ है, वहां स्टेट के, जिस तरह से स्टेट के पास रेवेन्यूज आ रहे हैं, उसके कारण उनके पास वो ज़्यादा भी कम है। हमारे यहाँ पे ये कम भी। और दूसरा 85% का जो डाटा है, ये इसमें वो सब शामिल नहीं है जो छोटे छोटे कर्जे हैं बहुत सारे। जैसे मैंने बताया, कहीं कचहरी गिरवी रख दी है जिला प्रशासन ने, कहीं पे कुछ है, अपना बॉन्ड रिलीज कर दे रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट्स के, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये तो आप वो 85% की बात कर रहे हैं जो एकदम क्लियर कट है। नहीं, ये आप सही बोल रहे हो। जैसे एफसीआई जो है, उसका जो लोन है वो भारत सरकार की बैलेंस शीट में नहीं आता है। वो 2-2.5 लाख करोड़ का वो भी अलग से लोन है। तो ऐसे बहुत सारे लोन है, नो डाउट अबाउट इट। मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम क्या है? वो है ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता नहीं है। डाटा जो है वो कितने डाटा सही है यही नहीं हमको मालूम है। जो डाटा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, वो डाटा कितने करेक्ट हैं, कितने सही है, यही हमको नहीं समझ में आ रहा। तो अब वो हमारा एनालिसिस भी कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि हमको जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वही गलत है। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो डाटा मेरे सामने में उसके बेसिस पे बोल रहा हूं कि आज की डेट में भारत सरकार विज़ वेस्टर्न वर्ल्ड काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। बट आने वाले समय में रहेगा क्या, मुझे डाउट है। क्योंकि इंडिया में एक बहुत भारी पॉपुलेशन है जिसको काफी सब्सिडाइज रेट में फूड मिल रहा है और सब्सिडाइज रेट में हर चीजें मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्योगपति जो है वो भारी भारी डिफॉल्ट करके भाग जा रहे हैं देश से, और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, आप उनको लेके नहीं आ पा रहे हो। तो देखिए, मुझे लगता है कि तीसरा मिडिल क्लास। यस, इसमें हो ये रहा है कि ये जो उद्योगपति भाग रहा है ना, जिस उद्योगपति को हम मोटे वाले कर्जे दे रहे हैं, अडानी जैसे अमीर उद्योगपति को भी कभी कभी कहीं कहीं राइट ऑफ किया गया है। उस पूरी स्थिति में उनके बहुत सारे टैक्स उनको माफ किए गए हैं, बहुत सारी जगह पर उनको दूसरी तरह के एडवांटेज दिए गए हैं, 50 स्टोरीज हैं। इस वजह से जो वो आदमी, उसको राइटफुल नहीं मिल पा रहा है। जब उसको राइटफुल नहीं मिलेगा तो आप उसको अनाज देके उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल पिक्चर ये है। अगर आप उसको राइटफुल देंगे तो आपको ये सब खैरात देने की जरूरत नहीं। वो खैरात नहीं चाहता, उसको हक चाहिए। हक आप दे नहीं पा रहे हैं। अब वो डंडा ना मारे पकड़ के, सड़क पे नेताजी को पकड़ के ना कूट दे, इसलिए नेताजी उसको अनाज पहुंचा दे रहे हैं। ये हो रहा है। अब ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा इसमें पिस रहा है मिडिल क्लास, आपके मेरे जैसे लोग, जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स का देखिए, डेट बुरी चीज नहीं है, डेट की प्रोडक्टिविटी कितनी है वो चीज जानना जरूरी है। अगर आपका डेट प्रोडक्टिव नहीं है
तो वो बेकार है अगर सब्सिडीज में जा रहा है। बट यदि डेट लेके आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं तो वो डेट बुरा नहीं है, दैट इज अ प्रोडक्टिव डेट। तो ये समझने की जरूरत है। अब बोलने देखिए बहुत सारी चीजें, पर वो आपके टाइम के अंदर में मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। हाँ, बहुत सारे डाटा है और बहुत सारे एनालिटिकल ये है, चलिए उसके कोई लिए बात कोई नहीं, हम किसी लोग और दिन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल राजीव जी, हम इस पे दोबारा से एक बार फिर मिलते हैं और फिर और तफसील से और स्ट्रक्चर्ड बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए राजीव जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इन सारे वीडियोस का मकसद ये है कि देश के सही हालात आपको पता चल सकें। नमस्कार, जय हिंद।